आज हम पढ़ेंगे वेसिकल्स। वेसिकल एक जनरल टर्म है जिसको आप थैली या सेक कह सकते हैं, और ये सेक्स हर ग्रुप में पाए जाते हैं, लेकिन फर्क के साथ। क्योंकि अगर हमने कहा हर ग्रुप में पाई जाती है, हर ग्रुप से मुराद प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट, एनिमल सब में, तो फिर तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। तो फिर ये कैसे बनता है? तो सबसे पहले बनने का अंदाज देखिए। ये एक बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया के सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होती है। अगर सेल वॉल भी होती, फर्ज करते हैं ये सेल वॉल बाहर की तरफ होती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है, तो ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट हो सकती है। इसको मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन कहते हैं। और ऐसी वेसिकल्स जो जुड़ी हुई हो मेम्ब्रेन के साथ, ये बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, आर्किया में भी पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये फ्री हालत में भी होती है, बीच में इस तरह कहीं भी हो सकती है। तो दोनों की थैलियों में फर्क है। आप जरा गौर करें, ये मेम्ब्रेन का परमानेंट हिस्सा है, मेम्ब्रेन से तो ये अलग ही नहीं हुई, इसलिए हम इसको ऑर्गेनल भी नहीं कह सकते, वरना ऑर्गेनल तो उनको कहा जो अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। तो वेसिकल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल सेक्स which store something, which may synthesize something or which may transport something। तो 3-4 काम कर सकती हैं ये फंक्शन। ये अभी तमहीद है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ट्रांसपोर्ट इनका काम है, स्टोरेज इनका काम है, और सिंथेसिस इनका काम है। तो पहले बैक्टीरिया को निपटा दें। आपने सुना है कि बैक्टीरिया की एक बड़ी तादाद खुराक भी बनाती है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया। इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, बैक्टीरिया के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो फिर वो इन थैलियों में माइटोकॉन्ड्रिया के सारे एंजाइम रखेंगे। इसी तरह जो खुराक बनाने वाले हैं वो इन थैलियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट वाले एंजाइम रखेंगे। तो किसी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, किसी में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, एरोबिक, ये बैक्टीरिया और आर्किया के लिए। जबकि दूसरे जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन यूकैरियोटिक सेल्स में इनका बुनियादी काम ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ट्रांसपोर्ट ये है कि मसलन इस थैली में कोई चीज स्टोर है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए ये थैली घूम के इधर आ सकती है। तो मटेरियल को यहाँ से यहाँ पहुँचाया, यहाँ भी पहुँचाया, ट्रांसपोर्ट किया है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का एक तरीका ये भी है, मसलन ये यूकैरियोटिक सेल है, इधर खुराक आई, ये एंडोसाइटोसिस हुआ और इसको फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर ले आया। अंदर लाकर वेस्ट बचा खुराक की डाइजेशन के बाद, ये जाके इधर जुड़ गई और सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गई। तो इसने ट्रांसपोर्ट इस तरह से भी किया, बाहर से अंदर भी लाया, अंदर घुमाया भी और अंदर से बाहर भी पहुंचाया। ट्रांसपोर्ट ये भी। अब सिंथेसिस सिर्फ इन तक महदूद हो गया, फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टोरेज के लिए क्या हो सकता है? ऐसी कुछ थैलियों में खास तौर पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर किया जा सकता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर करें उन थैलियों को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम। इसका मतलब जो वेसिकल्स हैं वो दरअसल कोई और चीज नहीं है। वेसिकल लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स वगैरह भी हैं, और प्रोकैरियोट्स में इनको मीजोसोम भी कहा जाता है। मीजोसोम्स ये सारी हैं। अच्छा, ये बनी कैसे है? एक झलक तो आपको नजर आई। ये आमतौर पर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से बनती हैं, जैसे यहाँ मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से बनी। बाज़ औक़ात इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पिंच ऑफ कर सकता है। पिंच ऑफ करने का मतलब क्या है? मसलन ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, इसने प्रोटीन के कॉपियां बना कर अंदर फेंकी। वो प्रोटीन की कॉपियां इसके इधर स्टोर हुई। फिर क्या हुआ? ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलने के बाद अब क्या हुआ? यहाँ से कट के अलग हो जाएगी, ये थैली बन गई। न सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से बनते हैं, इससे वेसिकल्स बनते हैं, बल्कि
गोल्जी अपरेटस से भी बनती है। यानी मेम्ब्रेन बनने की 3 जगह मैंने आपको बताया। सेल मेम्ब्रेन से ये बन सकती है, गोल्जी अपरेटस से भी बन सकती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनती है। तो ये थैलियां दरअसल पहले से बनी हुई किसी मेम्ब्रेन से कट के बनी है, इसलिए इनकी कंपोजिशन वही है जो सेल मेम्ब्रेन की है। तो बाज़ जगहों में लिखा है लिपिड बाइलेयर है, खालिस लिपिड बाइलेयर नहीं है ये, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी इम्बेडेड हैं, उसमें ग्लाइकोकेलेक्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े हुए हैं। सर थैलीनुमा चीज को वेसिकल कहते हैं। जी जी। तो वो ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है ना, तो ऑर्गेनेल की जगह तब्दील होती तो हम वेसिकल को ऑर्गेनेल कैसे? जी जी, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने शायद जुमला सही नहीं कहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनको यूकैरियोट्स में तो ऑर्गेनेल कहा जा सकता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ये क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वहाँ ऑर्गेनेल कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रोकैरियोट में वो जगह तब्दील नहीं करती। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इन्हीं वेसिकल की कुछ अक़साम में से एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले लाइसोसोम्स। तो मैंने जी हाँ, मैं दोबारा मैंने आपसे ये कहा, प्रोकैरियोट में तो यूकैरियोट में सॉरी, ये अपनी जगह बदल रहा है ना, जगह बदलने वाले को हमने ऑर्गेनेल कहा है, जो जगह नहीं बदले उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये कंपोनेंट के तौर पर हैं, क्योंकि ये जगह तब्दील नहीं कर सकते, ये नहीं, इसलिए हम इनको कंपोनेंट कह सकते हैं, ऑर्गेनेल एज सच नहीं कह सकते। लेकिन ये जगह बदल नहीं रहा है ना, वरना ये ऑर्गेनेल्स ही है। दूसरा एक और ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि हम एक जुमले में लिखते हैं कि प्रोकैरियोट्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, अगर इसको ऑर्गेनेल कहेंगे तो फिर तो हमारा वो दावा गलत हो जाएगा, और वो दावा हमने नहीं किया है, साइंसदानों ने किया। ठीक है, हम तो सिर्फ आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं साइंसदानों का। अच्छा, अब आते हैं लाइसोसोम की तरफ। लाइसोसोम्स, ये लफ्ज़ी तर्जुमा बताना जरूरी नहीं है, लेकिन पता चल जाए कोई हर्ज नहीं। लाइसिस से बना है लाइसो। लाइसिस का मतलब है टूटना, ब्रेक होना, फटना वगैरह। सोम कहते हैं बॉडी को। तो वो अजसाम जो फट सकते हैं या किसी चीज को ब्रेक कर सकते हैं, खुद भी ब्रेक हो सकते हैं, दूसरों को भी ब्रेक कर सकते हैं, उनको लाइसोसोम कहते हैं। तो लाइसोसोम की सबसे पहले अकरेंस देखते हैं हम। अकरेंस के लिहाज से ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी। लोकेशन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में हो, और स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल सेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, ये बात समझ में आई? यानी ये थैलियां हैं दरअसल, और इन थैलियों में एक ही मेम्ब्रेन है। तो ये बताना क्यों जरूरी हो गया एक ही है? कुछ ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी हैं, जैसे प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका खुद न्यूक्लियस है। उनसे फर्क करने के लिए सिंगल बताना जरूरी है। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स हैं which store usually catalytic enzymes, catalytic या डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये कैटालाइटिक या डाइजेस्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर वो एंजाइम स्टोर है जो बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर छोटा करेंगे, यानी कैटाबॉलिक इन एक्शन। इन थैलियों को दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं ये जहर की थैलियां हैं, ये भी आगे आएगा एक तरफ। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं, और इन मोस्ट केसेस they store 40 types of enzymes। अक्सर इनके अंदर तकरीबन 40 अक़साम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये क्यों, इतनी वैरायटी क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि इन मोस्ट केसेस एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। तो 40 तरह के एंजाइम्स रखेंगे तो जो खुराक आएगी उसमें कई तरह के
प्रोटीन्स होंगे, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कई तरह के लिपिड्स होंगे, सबको आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकेगा। समझ आई मेरी बात जी। अब इनकी बाकायदा स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, मजीद क्या है, कैसे बनते हैं। यहाँ मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ सेल के ऑर्गेन्स एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब ये रिश्तेदारी आपको समझा। सबसे पहले है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सिस्टर्नी है, इसमें राइबोसोम है। राइबोसोम बैठ के यहाँ क्या बना रहा है, प्रोटीन। ये प्रोटीन में भी अमाइनो एसिड की चेन बना रहा है। अमाइनो एसिड की नई बनने वाली चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक हो गया। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या की जाएगी, तवज्जो से सुन रहे ना मेरे, यस यस, यहाँ से इसको इस थैली के अंदर मुंतकिल किया जाए। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 1, पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 2, पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 3, बहुत सारी जमा हो गए, एक कॉर्नर पे जमा किया। जमा करने के बाद अब क्या किया जा रहा है, ये कॉर्नर इसका बल्क आउट हो जाता है। यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड चेन स्टोर है। इसके बाद ये पिंच ऑफ हो जाएगा, कट के अलग हो गया। अलग होने वाले इसको वेसिकल कहेंगे या एंडोप्लाज्मिक वेसिकल कहो। वेसिकल तो जनरल नाम है। ये वेसिकल साइटोप्लाज्म में घूमते हुए इत्तेफाक से ऐसी एक और वेसिकल के पास जाके जमा होगी। ये वेसिकल, दूसरी ये वेसिकल, तीसरी ये वेसिकल, इन सब के अंदर क्या है, मुख्तलिफ तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन है। फिर ये वेसिकल एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आ जाएंगे। इन कांटेक्ट आने के बाद सेल मेम्ब्रेन का तो मैंने पहले कहा है, वो भी है कि सेल मेम्ब्रेन बआसानी कट भी सकती है, बआसानी जुड़ भी सकती है। तो ये तीनों की सेल मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएगी तो ये बन जाए। बनने के बाद क्या होगा, तीनों का कंटेंट मिक्स होना शुरू हो जाएगा, होना चाहिए ना। इसके बाद ये एक थैली की शक्ल इख्तियार करेगी। अब ऐसी थैली का, इसका नाम अब क्या है, ये थी आपकी रफ ER। अब इन थैलियों को क्या कहेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों का आपस में रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ, इसी रिश्ते की वजह से इनको भी सिस्टर्नी कहा जा रहा था, इनको भी सिस्टर्नी कहते हैं। अब यहाँ अंदर क्या है, ये है ना पॉलीपेप्टाइड चेन्स। उन पहले पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जोड़कर जब फाइनल शेप दी जाएगी तो अब इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन। और इस प्रोटीन को भी एक कॉर्नर में जमा किया गया। जमा करने के बाद क्या हुआ, जिस तरह यहां से ये थैली पिंच ऑफ हुई थी, इसी तरह यहां से भी एक थैली पिंच ऑफ हो गई। लेकिन इस थैली के अंदर क्या है, प्रोटीन है। इस थैली में पॉलीपेप्टाइड चेन्स थे। जब ये यहां से कट के अलग हो जाएगी और अगर ये प्रोटीन कैटालाइटिक एंजाइम हुआ तो अब इसी थैली को हम क्या नाम देंगे, लाइसोसोम। तो कितनों की आपस में रिश्तेदारी है, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके सरफेस पर मौजूद राइबोसोम, इनका भी आपस में ताल्लुक है। इससे जो गोल्जी बॉडीज बनी है इनका भी ताल्लुक हुआ, और लाइसोसोम बने उनका भी। अच्छा, अगर लाइसोसोम ना हो, कोई और प्रोटीन इधर स्टोर हो रहा हो तो उसका नाम लाइसोसोम नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, गोल्जी वेसिकल कहेंगे। उसका नाम क्या होगा, गोल्जी वेसिकल। तो लाइसोसोम कैसे बने आपको पता चला, ये गोल्जी वेसिकल से पिंच ऑफ हो गए हैं, उनसे कट के बने हैं, जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे। लेकिन ये लाइसोसोम दो तरह के हैं। अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया तो मैं बता रहा हूँ। ये डाला गया ना, ये क्या था, पॉलीपेप्टाइड चेन, इनमें डाला गया। ये सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को यहाँ लाके प्रोसेस करके मिला के प्रोटीन बना लिया। यही प्रोटीन एंजाइम के तौर पे भी काम कर सकता है, कोई और भी काम कर सकता है। तो अब कहाँ से आ गया पता चल गया ना। तो इसके अंदर ये एंजाइम इस प्रोसेस से बना है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि गोल्जी बॉडी से अलग होने वाली इस थैली में अगर कोई आम प्रोटीन हो तो गोल्जी वेसिकल कहते हैं, अगर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम हो तो लाइसोसोम। वेस्ट भी हो सकते हैं,
वेस्ट इसमें नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से कोई वेस्ट नहीं आया, यहाँ काम की चीज़ें। वेस्ट अगर किसी और ऐसी थैली में हुआ तो उसको कंट्रेक्टाइल वैक्यूम, वेस्ट वो कहीं और से आया है, इस केस में वेस्ट नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आगे की बात। लाइसोसोम कितनी तरह के हैं? आप फर्ज कर लें ये हमारा एक सेल है, इस सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे ये वेसिकल बनी है, इन वेसिकल से गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये थैली अलग हुई है, अलग होने वाली इस थैली में डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो अभी अभी जो बना है इसको कहा जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम क्यों कहा? इसलिए कि अभी ये फंक्शन नहीं कर रहा। यहां फर्ज करें किसी और जगह से खुराक आ गई, ये है फूड वैक्यूल, ये कहां से आया है? ये मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेट होने से बना है। खुराक इसके अंदर ऐसे आ गई, ऐसे खुराक आ गई है, तो इसको हमने नाम दिया फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के साथ लाइसोसोम आके अटैच हो जाएगा, तब इस लाइसोसोम को क्या कहेंगे? सेकेंडरी लाइसोसोम। इसका मतलब यह है कि कोई भी लाइसोसोम उस वक्त तक प्राइमरी लाइसोसोम कहलाएगा जब तक वो काम नहीं कर रहा हो। जब वो काम का आगाज करेगा तब क्या कहलाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। एग्री कर रहे हैं कि नहीं? अच्छा, अब ये काम कैसे करेगा? ये दोनों थैलियां मिल जाएंगे तो उसके एंजाइम अंदर जाएंगे, अंदर जाकर उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। तो डाइजेस्ट करने के बाद वो एंजाइम काम आ गए। अब उस थैली में से डाइजेस्टेड फूड प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकलेगी, डाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगी और जो थैली बचेगी, अब उस थैली में सिर्फ वेस्ट बचा है, तो वेस्ट वाली इस थैली को क्या कहेंगे? अब हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किसी जगह जाके मेम्ब्रेन के साथ शामिल होकर ओपन होगा, ओपन होने से ये सीधा हो जाएगा, तो इसका वेस्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया। इसी सारी कहानी से हमें थैलियां बनती कैसे हैं, खत्म कैसे होती है ये भी पता है, और हमने एक खास तरह की थैली का जिक्र किया। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन देखेंगे। किसका फंक्शन? लाइसोसोम का फंक्शन। पहला फंक्शन इसने क्या किया? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये खुराक को हजम करने में मदद दे रहा है। इसी बात को यूं भी लिखा जा सकता है, इट हेल्प्स इन फेगोसाइटोसिस, फेगो या एंडोसाइटोसिस, उसमें भी मदद करता है। उसमें कैसे मदद किया? देखें, ये फूड वैक्यूल से बन के आ गया। अगर लाइसोसोम ना होते तो क्या ये फूड इस्तेमाल में आ सकती थी? नहीं आ सकती। तो एक ही बात को दो तरह से बताया गया। पहला ये कहा गया कि लाइसोसोम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरी बात, इसी को कैसे कहा जा रहा है? लाइसोसोम्स में हेल्प इन फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये बात समझ में आई? अच्छा, दूसरा काम इनका क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन ऑटोफेजी। ये बहुत अजीब सा काम है। ऑटोफेजी का लफ्ज़ी तर्जुमा है सेल्फ ईटिंग। अब ये सेल्फ ईटिंग क्या है, इसको समझो। सेल के अंदर हो सकता है, ये बहुत पॉसिबल है, मैं मिसाल से भी बताऊंगा। सेल के अंदर कई ऑर्गेनल्स बन रहे होते हैं, मर भी रहे होते हैं, तो सेल तो बंद है। अगर कोई ऑर्गेनल बन के मर गया है तो उसको बाहर कैसे निकालें? मसलन एक आदमी है, बॉडी बिल्डिंग करता है, मिसाल समझ, बॉडी बिल्डिंग करता है तो मसल्स के सेल के अंदर बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनेंगे? क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बना के भर दिया इसने, मसल बड़े हो गए। अब उसने एक्सरसाइज छोड़ दी,
छोड़ दिया तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया तो काम कर रही हैं और सेल के काम में मुदाखलत करते हैं। ऐसी सूरत में उनको बाहर कैसे फेंकें, ये तो बड़े बड़े हैं। उस वक्त ये लाइसोसोम एक्टिव हो जाएंगे। लाइसोसोम आके इनके साथ अटैच होंगे, अपने एंजाइम छोड़ेंगे, वो डाइजेस्ट होकर खत्म होंगे। तो अपने सेल के मरे हुए किसी भी हिस्से को ठिकाने लगाने के अमल को क्या कहते हैं? ऑटोफेजी। ऑटोफेजी ये कौन कर रहा है? लाइसोसोम। तीसरा एक और काम भी करते हैं लाइसोसोम, वो है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस तो ऑटोफेजी और ऑटोलाइसिस में फर्क करना है। ऑटोलाइसिस का मतलब है ये सेल पूरे को भी तबाह कर सकते। मसलन आपको मालूम है हमारे जिस्म के कई सेल्स हैं जिनकी उम्र मुकर्रर है। मसलन आरबीसी की उम्र कितनी है? 120 डेज है। और खून के सेल्स हैं जिनकी उम्र 1 घंटे से लेकर कई महीने तक हो सकती है। तो किसी और सेल की भी उम्र होती है। अब एक सेल जब अपनी उम्र पूरी कर चुका है तो ये कैसे मरे? वो क्या करता है, ये सेल अपनी मौत से पहले जेनेटिक इसमें प्रोग्राम फीड होता है, इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं। एक मरता हुआ सेल अपने अंदर लाइसोसोम की एक फौज तैयार करता है, बहुत सारे लाइसोसोम बनाता है। फिर ये लाइसोसोम एक एक करके फटते हैं। फटने की वजह से क्या हुआ? सबके खतरनाक एंजाइम बाहर रिलीज करते हैं। अब वो एंजाइम एक एक करके सेल के ऑर्गेनल्स को साफ करेंगे, ब्रेक डाउन करके तबाह करेंगे और मिलाकर क्या बन जाएगा? ये सेल सिर्फ साइटोप्लाज्म की एक थैली में तब्दील हो जाएगा। ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस पढ़ा था ना। नेक्रोसिस क्या है? एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल। एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल। तभी मौत सेल की। तो सेल तभी मौत इस तरह से होती है जब ये सेल सिर्फ साइटोप्लाज्म की थैली बना तो बीच में मेम्ब्रेन ग्रो करती है इर्रेगुलरली, और इस मेम्ब्रेन की ग्रोथ के नतीजे में इस सेल के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। इन टुकड़ों को एक और सेल का ग्रुप है ऑटोफेजी वाली। ये हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस। वो मैक्रोफेजेस इन टुकड़ों को एंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर ले जाकर अपने लाइसोसोम के जरिए उसको भी तबाह बर्बाद करते हैं। तो ये काम सबसे ज्यादा कहाँ होता है? डेवलपमेंट के दौरान। मसलन मैं मिसाल बताता हूँ, जब इंसान का बच्चा डेवलप हो रहा हो तो उसका हाथ पहले ही 5 उंगली वाला नहीं बनता। ये हाथ पहले बनेगा इस तरह से, तख्ता। अब क्या होगा? यहाँ बीच के ये सेल्स ऑटोलाइसिस के इस अमल के जरिए खाए जाएंगे तो अंगूठा बन गया, इधर कुछ सेल्स खाए जाएंगे तो उंगली बन गई, इधर के भी कुछ सेल्स खाए गए एक और उंगली बनी। इस तरह से ये उंगलियां वजूद में आती है। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा। अब आप खुद अंदाजा लगाना, हमारे जिस्म के जो स्ट्रक्चर है तराश खराश है, ये तराश खराश इस अमल की वजह से। अगर ये ना होता तो हम शायद चौकोर सीधे तख्ते होते, तो फिर हमारी शक्लें कैसी होती? इन्होंने ही हमारे नक्श निगार बनाए हैं। कभी इधर नाक के सुराख बन रहे हैं, कभी आंख के सुराख बन रहे हैं, कभी मुंह बन रहा है बगैर खून निकले। हम अगर बनाना चाहें तो खून निकलता है, लेकिन ये तो ऐसे सफाई से करते हैं कि खून ही नहीं निकलता, ना जख्म लगता है, ना खून निकलता है, ना दर्द होता है। एक एक सेल्स को इस तरह से मैनेज करते हैं। तो अब आपको मुझे अंदाजा है कि लाइसोसोम की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी और लाइसोसोम क्यों जरूरी है। ये वाला ये मैं आपको ये कह रहा था, ये है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का मतलब है सेल का कोई हिस्सा नाकारा हो जाए तो उसको खा जाना। वो खाएंगे कैसे? सेल में लाइसोसोम प्रोड्यूस करता है, लाइसोसोम जाके उस नाकारा ऑर्गेनल के साथ अटैच होगा, फूल के एंजाइम उसके ऊपर रिलीज करेगा तो वो डाइजेस्ट होकर खत्म होगा। लेकिन अगर पूरे सेल को मारना है तो ऑटोलाइसिस कहते हैं। इस केस में क्या होगा? सेल की तभी उम्र पूरी होने के बाद ये सेल खुद ब खुद बेतहाशा लाइसोसोम बनाएगा। ये लाइसोसोम फट जाएंगे अंदर ही। फटने की वजह से इनके एंजाइम रिलीज होंगे तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल है वो सब हजम हो जाएंगे। अच्छा, मतलब लाइसोसोम सेल खुद ब खुद बना सकता है, वो लगभग प्रोसेस होना पड़ता है जी। या फिर प्लाज्मा। देखें, एक बात याद रखना कि सेल के अंदर कोई भी काम प्रोग्राम के बगैर नहीं हो सकता।
और वो प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें वो प्रोग्राम लिखा हुआ है। उस प्रोग्राम में ये लिखा है अगर ये हालात हो तो आपने ये करना है, ये हालात हो तो ये करना है। जैसे हमें गर्मियों में हल्के कपड़े पहनने के लिए कोई कहता है, गर्मियाँ आते ही हमारा खुद जी चाहता है हम जाके हल्के कपड़े पहनते हैं। तो इसी तरह ये एक तरह से ऑटो पे लगा हुआ है, ऑटोमेटिक तरीके से ठीक हो गया, काफी आज सर ये जो छठी उंगली निकलती है ना सर, हाँ। वो किस वजह से निकलती है? वो एबनॉर्मलिटी है, उसको कहते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट। वो भी जेनेटिक है। जेनेटिक है कि का मतलब है कि बाज़ लोगों को एक ऐसा जीन मिल जाता है या जीन में कोई चेंज आता है जिसको म्यूटेशन कहते हैं, उसकी वजह से नॉर्मल के बजाय एक एक्स्ट्रा उंगली या बाज़ वक़्त एक उंगली कम हो जाती है। तो ये डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं। और डेवलपमेंट के लिए 3 शर्तें ज़रूरी। पहली शर्त जीन उसको कैसा मिला है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स उसको कैसे मिले हैं, यानी बच्चे ने डेवलपमेंट के दौरान प्रॉपर खुराक मिली है या नहीं बच्चे को। तीसरी चीज उसके हार्मोन क्या बर वक्त रिलीज हुए। अगर इनमें से किसी में भी डिफेक्ट आ गया, जीन में डिफेक्ट आ गया तब भी होगा, हार्मोन नॉर्मल रिलीज नहीं हुआ तब भी होगा, खुराक में कोई कमी नहीं होगी तब भी ऐसा